मैंने आपके लिए स्पेशल हर ऑफिस के जाके बाहर और वहाँ ऑफिस के बोर्ड की प्रॉपर बिल्डिंग की वीडियो बना के लाया हूँ, जिससे आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके। आप किसी को भी ये प्रिंट स्क्रीन भी दिखा सकते हैं कि मैंने इस ऑफिस में जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि पिछली वीडियो में मैंने कैसे डिटेल से आपको सारा पाकिस्तान से वीज़ा लगवाने का प्रोसीजर समझाया है, तो इसी तरह इस वीडियो में हम टीआरसी जो रेजिडेंस कार्ड है उस पर काम करेंगे, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आपको मैं इस तरह डिटेल से बातें बता दूंगा और पॉइंट समझा दूंगा और जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो दूंगा कि इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खुद से अपना यहाँ आके तुर्की आके अपना टीआरसी रेजिडेंस कार्ड खुद से अप्लाई करके और कार्ड ले लेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप तुर्की लैंड करेंगे तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जहाँ पे भी आप आते हैं, होटल में रहते हैं, किसी यार दोस्त किसी अजीज़ के पास रहते हैं, आप सबसे पहले अपना अकोमोडेशन का अरेंज करेंगे। जो भी जहाँ पे रहना चाहते हैं, घर में छोटा अपार्टमेंट बड़ा, जैसा भी आप अपार्टमेंट में रहने के लिए जब आप घर फाइनल कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपको इस तरह का एक रेंट एग्रीमेंट ऑनर से मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स आपको जब मिलेगा तो इस तरह सारी डिटेल इसके ऊपर अपनी ऑनर लिख देगा। उसने आपको घर दिया, कितने रेंट पे दिया, तो आपको सारे साइन आपके भी साइन ले लेगा, अपने भी साइन दे देगा और आपके साथ एक एग्रीमेंट रिटर्न हो जाएगा 1 साल का कि आपने 1 साल के लिए घर रेंट पे ले लिया, लेकिन आपने 1 साल का रेंट नहीं पे करना। सिर्फ 1 माह का रेंट पे करेंगे और 1 माह का रेंट एज अ डिपॉजिट पे करेंगे और आप घर पे रेंट पे ले लेंगे। उसके बाद आप उसमें 1 माह रहें, 6 माह रहें, 1 साल रहें, 10 साल रहें, वो आपका मसला, कोई इशू नहीं होगा उसमें। ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। सबसे आते ही पहले आपको यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। टीआरसी के लिए भी ज़रूरी है, आपके रहने के लिए भी ज़रूरी है और टीआरसी के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए होंगी आपकी 4 बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान से ही अगर आप फ़ोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा ले लेंगे 4-5 तो आपके यहाँ काम आ जाएंगी। वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और बायोमेट्रिक होनी चाहिए। अगर तो ऐसी ही हुई तो चल जाएंगी, अदरवाइज़ फिर यहाँ पर नहीं बनवानी पड़ेंगी। यहाँ से भी बनवाएंगे तो कोई इशू नहीं है। 20 लिरा में आपको 4 फोटोग्राफ्स उसी टाइम 10 मिनट में बन के मिल जाएंगी। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि पासपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी मैंने आपको टिप देना था। जब आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया तो वहाँ लिखा था कि आपको मिनिमम 6 मंथ्स वैलिड पासपोर्ट लाजमी चाहिए, यानी कि आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स वैलिड लाजमी होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ कि वो पासपोर्ट आपका 6 मंथ्स नहीं, मिनिमम 1.5 ईयर वैलिड होना चाहिए अगर आपने तुर्की आके रेजिडेंस लेना है, टीआरसी लेना है। अगर आप 6 मंथ्स वैलिडिटी के पासपोर्ट के साथ आएंगे तो आपको 1 साल का रेजिडेंस कार्ड नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कम अज़ कम मिलेगा 3 माह का रेजिडेंस कार्ड, और 3 माह का रेजिडेंस कार्ड जब तक आएगा आपका कार्ड वैसे एक्सपायर होने वाला हो जाएगा। इसलिए आपका कार्ड जितनी भी वैलिडिटी का होगा उसमें से 2 मंथ्स आप माइनस कर दें और बाकी जो वैलिडिटी बचेगी उस वैलिडिटी का आप कार्ड अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ अगर आपने 1 साल का रेजिडेंस कार्ड लेना है तो आपका पासपोर्ट कम अज़ कम 14 मंथ से ज़्यादा का वैलिड होना चाहिए। यहाँ पहुँचने के बाद, वीज़ा अप्लाई करने के बाद नहीं, तुर्की पहुँचने के बाद आपका पासपोर्ट मिनिमम 14 मंथ से ज़्यादा का वैलिड होगा। उसमें से 2 मंथ्स माइनस करेंगे तो आप 12 महीने का 1 साल का टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड ना हुआ, आपको 3 माह का कार्ड मिला, 6 माह का कार्ड मिला, तो आपको चार्जेस टोटल 1 साल के ही लगेंगे। आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हीं चार्जेस में आप 1 साल का कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं चार्जेस में आपको 3, 4 या 6 माह का कार्ड मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि आप पाकिस्तान से आने से पहले इस बात को ध्यान से नोट कर लें कि आपका पासपोर्ट मिनिमम 14-15 माह वैलिड होना चाहिए तुर्की पहुंचने के बाद। जी फ्रेंड्स, अब आपने रेंट एग्रीमेंट भी ले लिया और आपके पास तस्वीरें भी आ गई। इसके बाद आप लेंगे इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस के लिए आप गूगल कर लें, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, आपको आसपास बहुत से इंश्योरेंस के दफ्तर मिल जाएंगे, आप वहाँ से इंश्योरेंस बनवा लेंगे। फ्रेंड्स, 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस जो 65 ईयर्स से ज़्यादा के बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी भी इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ 18 साल से 65 साल की उम्र के दरमियान के जो लोग हैं वही इंश्योरेंस लेंगे। वो इंश्योरेंस आप उसकी कीमत जो है वो आपकी एज पे डिपेंड करती है। 18 से जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी एज, इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ते जाएंगे। इसकी प्राइस जो है 100 लीरा से 100 टर्किश लीरा से ले के 300 लीरा के दरमियान हो सकती है। एक नॉर्मल एवरेज एज 200-250 की इंश्योरेंस हो जाती है 1 साल की, वो आपके रेजिडेंस कार्ड के लिए सफिशेंट होगी। जी फ्रेंड, तो यहाँ आपने एक और चीज़ का खुद भी ख्याल रखना है और देखना है कि इंश्योरेंस वाला जब आपको इंश्योरेंस बना के दे तो वो भी आपकी वैसे ही डेट वाइज प्रॉपर आपकी वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट होनी चाहिए। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं उस दिन से आपकी इंश्योरेंस स्टार्ट होनी चाहिए और पूरे 1 साल की इंश्योरेंस होनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, आपने ये चीज़ें लेके इंश्योरेंस भी ले ली, फिर आपने पासपोर्ट अपना ओरिजिनल और पासपोर्ट की कॉपी करवा लेनी है। फर्स्ट 2 पेजेस की कॉपी और उसके बाद जिस वीज़े पे आप आए हैं तुर्की का वीज़ा, उस वीज़े की कॉपी। और बाकी मुल्कों के जो वीज़े लगे हुए हैं दुबई, सऊदीया, ये वो, उन वीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुर्की का जिस वीज़े पे आप आए हैं उस वीज़े की कॉपी और जो आपकी एयरपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप लगी है उसकी कॉपी करवा लें और पहले 2 पेजेस की कॉपी करवा लें। ये पेजेस लेके फ्रेंड आपने इमिग्रेशन के ऑफिस चले जाना है। अब इमिग्रेशन के ऑफिस ही आपको नहीं पता चलेगा फ्रेंड्स कि इमिग्रेशन का ऑफिस किधर है। आप लोगों को पूछेंगे इमिग्रेशन का ऑफिस, वो कहेंगे पता नहीं क्या चीज़ पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको ये पॉइंट अब आप मेरे नोट करते हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, क्योंकि ये बातें नहीं पता होंगी तो आप अपना कार्ड खोद के आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ। लेकिन अगर आपको ये ज़रूरी बातें, ये ज़रूरी नाम पता चल जाएंगे तो आप किसी को भी आम सादा से बंदे को बताएंगे कि ये जगह मैंने इधर जाना है, तो वो आपको डायरेक्ट आपको वहाँ पहुँचा देगा। किसी टैक्सी वाले को कहेंगे वो आपको 10-15-20 लीटर लेके वहाँ पहुँचा देगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने इमिग्रेशन ऑफिस किसी को नहीं बोलना। इमिग्रेशन ऑफिस को कहते हैं गोच इदारे सी। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वीडियो, अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है ये गोच इदारे की। मैंने आपके लिए स्पेशल हर ऑफिस के जाके बाहर और वहाँ ऑफिस के बोर्ड की प्रॉपर बिल्डिंग की वीडियो बना के लाया हूँ जिससे आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके। आप किसी को भी ये प्रिंट स्क्रीन भी दिखा सकते हैं कि मैंने इस ऑफिस में जाना है। हर सिटी में ऑफिस का नाम सेम रहेगा, सिर्फ साथ सिटी का नाम चेंज हो जाएगा। अब जैसे मेरी वीडियो में चनाकले ऑफिस के नाम के साथ आ रहा होगा, लेकिन अब किसी दूसरे अनकरा बुरसा कहीं जाएंगे तो वहाँ चनाकले नहीं बुरसा आ रहा होगा, ऑफिस का नाम सेम ही होगा। अभी इमिग्रेशन ऑफिस को कहते हैं गोच इदारे सी। ये आप तक स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, इसमें इमिग्रेशन ऑफिस की वीडियो है। ये इमिग्रेशन ऑफिस का बोर्ड है जहाँ लिखा हुआ है चनाकले वालेली गोच इदारे सी मुदुल्लु। तो आप किसी बुरसा में जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा बुरसा वालेली गोच इदारे सी मुदुल्लु। तो आप ये स्क्रीनशॉट या ये किसी को भी कह के ये पिक्चर दिखा के उसे कह सकते हैं, टैक्सी वाले को दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि इसने कौन से ऑफिस जाना है, वो आपको डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देगा। एक बार आप ऑफिस पहुँच जाएंगे तो ऑफिस वाले आपके खुद ही हेल्प कर देंगे, वो खुद ही समझ जाएंगे कि इनको क्या चाहिए। ये नए आए हैं, ये टीआरसी रेजिडेंस लेना चाह रहे हैं, आपने उन्हें इतना ही कहना है टीआरसी या रेजिडेंस चाहिए, वो आपको खुद ही एक पेपर पकड़ा देंगे कि ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, ये पूरी करके लें। उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको पहले ही पूरे करवा चुका हूँ, जिसमें आपने रेंट एग्रीमेंट, तस्वीरें और इंश्योरेंस करवा ली हुई है। जी फ्रेंड्स, तो इसके बाद आप मज़ीद आ जाएगा, अब आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए भी लोग घबरा जाते हैं कि भाई पता नहीं तुर्की ज़बान में कैसे फॉर्म फिल करेंगे। फ्रेंड, वो जो आपको लिस्ट देंगे कि ये चीज़ें पूरी कर लाएं, उसमें उन्होंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी लिखा होगा। ये मैं वैसे वेबसाइट का एड्रेस भी आपको नीचे दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे इस टाइम वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है। ये वेबसाइट है जो आपने खोल के फॉर्म फिल करना है, और आपको लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ये 4 लैंग्वेजेस में वेबसाइट है फ्रेंड्स। इंग्लिश में भी है, तुर्किश में भी है, रशियन में भी है और अरबिक में भी है। तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करें और आराम से अपना फॉर्म खुद फिल कर लें, कोई इशू नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। और फॉर्म फिल करते हुए भी कोई घबराने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई डिटेल नहीं मांगेंगे। आपने इंश्योरेंस करवाई है, वो इंश्योरेंस नंबर एंटर करना पड़ेगा, अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी पड़ेगी, आपका पासपोर्ट नंबर, नाम, आपका एड्रेस, आपका पाकिस्तान का एड्रेस, किस
सिटी से हैं पाकिस्तान में, आपकी जो है मदर का नेम, फादर नेम, ये डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डिटेल है वही देनी पड़ेगी। कोई ऐसी बात नहीं फॉर्म में पूछी जाएगी जो आपको समझ ना आ सके कि मैं इसका कैसे जवाब दूँगा। मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये देखें फ्रेंड्स, ये फॉर्म है। ये फॉर्म तो 7 पेजेस का है, लेकिन इसमें ये फिल करने वाली चीज़ें 3-4 पेजेस पे ही हैं जो मामूली सी हैं। इसमें बस आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, और कोई इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो आपने घर रेंट पे लिया है तुर्की में आके, उस घर का एड्रेस वो आपके एग्रीमेंट पे जो आपने मालिक के साथ किया उस पर लिखा होगा। उसके अलावा फॉर्म में आपने पिक्चर लगानी होगी, जो आप सॉफ्ट कॉपी अपनी आपने जो पिक्चर बनवाई है उसकी सॉफ्ट कॉपी लेके आप फॉर्म में लगा सकते हैं। इसी तरह जब आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो इंश्योरेंस वाला कहेगा कि मुझे भी वो पिक्चर दे दें, उसको भी अगर वो इंश्योरेंस में पिक्चर की ज़रूरत होगी तो वो आपसे ले लेगा सॉफ्ट कॉपी। बाकी हार्ड पिक्चर्स आपके पास ही रहेंगी, जो कि आपने गोच दायरे में जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे जाके जमा करवानी होंगी। फ्रेंड्स, आप फॉर्म फिल कर लेंगे, आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी। आप किसी भी नेट कैफ़े पे जाके अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। 7 पेजेस का फॉर्म है एक। आप फैमिली के 2 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, पर पर्सन आप अपने सारे फॉर्म फिल करके सेपरेट फॉर्म फिल होंगे चारों के, कोई किसी का फॉर्म किसी से लिंक नहीं होगा। आप फॉर्म फिल करके अपने प्रिंट आउट ले लें और आपका ये सारा मेन काम यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा अटेस्टेशन का। आपने जो घर का एग्रीमेंट किया है उसको अटैच करवाने का। पाकिस्तान में जिस तरह अटेस्टेशन होती हैं, यहाँ पे सिंपल एक नोटरी की अटेस्टेशन होती है जिसे नोटर कहते हैं। वो आपको गुजरते बहुत सी जगहों पे नज़र आएगा, नोटर का दफ्तर। सिर्फ एक नोटरी की ही अटेस्टेशन होती है यहाँ, और किसी किस्म की कोई अटेस्टेशन नहीं होती फ्रेंड्स। और नोटर का एक सिटी में एक ऑफिस नहीं होता, ज़्यादा ऑफिस होते हैं, और उन हर ऑफिस के बाहर क्या लिखा होता है, नोटर 1, नोटर 2, नोटर 3, जितने ऑफिस होंगे उनको नंबर लगते जाएंगे। ये आप वीडियो में देख रहे हैं 4 नोटर की वीडियो, ये मैं आपको अपने एरिया से एक नोटर की इस तरह से लिखा होगा, बिल्कुल बाहर उसका बोर्ड होगा। आप इस तरह किसी भी नोटर पे चल जाएं, आपको 4 नहीं मिलती, 3 मिलती, 1 मिलती, 2 मिलती, जो आपके एरिया में मोहल्लों में नोटर की दुकानें होती हैं। ये इनका गवर्नमेंट का अदारा होता है, वो अटेस्टेशन करके सिर्फ वही अटेस्टेशन करके दे सकते हैं और कोई नहीं अटेस्टेशन करके दे सकता। वहाँ से आपने फ्रेंड जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसकी अटेस्टेशन करानी है, और आपने अपने पासपोर्ट्स की ट्रांसलेशन, तर्किश ट्रांसलेशन जो ज़रूरी है वो करवानी है। वो नोटर वाले के पास ही ट्रांसलेटर होगा, वो आपको गाइड कर देगा कि ट्रांसलेशन किससे करवानी है। वो ट्रांसलेशन करवा के, और वो जो पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करवाई होगी वो भी टेस्ट करवा लें, और अपना जो एग्रीमेंट है आपका वो भी टेस्ट करवा लें। जब आप रेंट एग्रीमेंट टेस्ट करवा लेंगे तो वो इस तरह से इस शेप में आ जाएगा। वो सारा उसके ऊपर स्टैम्प्स लगवा देंगे, कोई 10, 15, 20 स्टैम्प्स लगा देंगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा अटेस्ट हो गया। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आप ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आप ये देखेंगे, जब ये फॉर्म का प्रिंट आएगा तो आपके पास यहाँ फ़ीस लिखी आ जाएगी। ये फ़ीस है जो आपकी जमा होनी है। यहाँ पर ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट अराउंड 450 और अराउंड 90, यानी कि 550-600 के करीब बनते हैं। ये फ़ीस जमा होनी है आपकी, जो एक्चुअल कार्ड की फ़ीस है वो यही है। और दूसरी बात, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो लास्ट में जब आप सारी इन्फॉर्मेशन अपना बायोडाटा एंटर कर देंगे तो लास्ट में वो फॉर्म फाइनल करने से पहले आपसे पूछेगा कि अब आपको कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए पेपर जमा करवाने के लिए। कुछ सिटीज़ में अपॉइंटमेंट महीने 2 महीने बाद की मिलती है, कुछ सिटीज़ में अपॉइंटमेंट 1-2 दिन बाद की मिल जाती है। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पर अगर आप आते हैं, ये जमा कराते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कंप्यूटर ने अपॉइंटमेंट देनी होती है, किसी ने किसी को अपॉइंटमेंट नहीं लेके देनी होती। ना ही कोई कह सकता है कि मैं आपका ये काम ऐसे करा दूंगा, वैसे करा दूंगा। ये जो सिस्टम में आ रहा है ये वैसे ही होना है। तो इसलिए आप जो है ये उसी टाइम अपॉइंटमेंट खुद से सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहते हैं अगले दिन की तो अगले दिन की ले लेंगे, आप चाहते हैं मैं 10 दिन बाद की लूँ अपॉइंटमेंट तो आप 10 दिन बाद की ले लेंगे। तो आप 1 दिन का गैप रख के अपॉइंटमेंट ले लें,
और अपॉइंटमेंट भी फिर उसके बाद आपसे पूछेगा आप किस टाइम की अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं, किस टाइम आप गोच इदारे जाना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन ऑफिस किस टाइम जाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे आप सिलेक्ट करके आपको वो फॉर्म का प्रिंट आउट दे देगा। जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैंने आपको नोटर के भी ऑफिस का बताया, आपने वो भी वीडियो देख ली है, आपने गोच इदारे की वीडियो देख ली है। अब हम आगे चलते हैं कि हमने अपनी जो कार्ड की फ़ीस है वो कहाँ कैसे जमा करवानी है और उसका ऑफिस कौन सा है। तो प्लीज़ वीडियो में मेरे साथ रहें। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दें मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जी फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाएगा कि आपने कार्ड की फ़ीस कैसे जमा करवानी है। फ्रेंड्स, फ़ीस जमा करवानी और फ़ीस जमा करवाने से पहले आपने अपना एक टैक्स नंबर इशू होगा आपको टर्की में, कि आप टर्की में आके अब आप यहाँ रेजिडेंस रहना चाह रहे हैं, रह रहे हैं, तो आपका कोई टैक्स नंबर होना चाहिए फिक्स एक लाजमी। सबसे पहले आपको टैक्स नंबर इशू होगा। तो फ्रेंड्स, ये आप वीडियो में देख रहे हैं, ये ऑफिस विरगी दायरे सी मुदुरलू, ठीक है, मुदुरलू हेड ऑफिस है इनका। हेड ऑफिस को कहते हैं विरगी, टैक्स को कहते हैं। तो ये इनका टैक्स का ऑफिस है, विरगी दायरे सी मुदुरलू। आप इसी तरह आप इसमें भी सेम ऐसा ही है कि चना कले हटा के जिस भी सिटी में आप कार्ड अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ पर उस सिटी के विरगी दायरे सी मुदुरलू में जाएंगे। तो अब उस ऑफिस पहुँच के उस ऑफिस के 2 सेक्शंस होंगे फ्रेंड। वो सेक्शन साथ साथ भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स होंगे। एक जिसमें फ़ीस जमा होती है और दूसरा जो आपको टैक्स इशू करेगा। सबसे पहले आपने टैक्स इशू करने वाले सेक्शन में जाना है। फ़ीस जहाँ पे काउंटर्स बने हैं और बैंक की तरह बंदे टोकन लेके काउंटर पे जा रहे हैं, उस सेक्शन में आपने पहले नहीं जाना। सबसे पहले आपने जाना है वो ऑफिस टाइप सेक्शन होगा, हो सकता है वो ऊपर वाले हिस्से में हो, नीचे वाले हिस्से में फ़ीस जमा हो रही हो। तो फ्रेंड्स, आप उधर जाएंगे, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट की पहले पेज की एक कॉपी और अपना जो फॉर्म जो आपने प्रिंट किया वो लाजमी लेके जाना, क्योंकि जो आपने फॉर्म प्रिंट किया फ्रेंड्स उसके ऊपर ही आपकी जो फ़ीस जो आपने पे करनी है वो ऑलरेडी आ रही है। ये चीज़ें आप उनको देंगे तो वो आपको 1-2 काउंटर पे भेज के आपका टैक्स नंबर निकाल देंगे। वो टैक्स नंबर का आपको एक पेपर दे देंगे, फिर आप वो पेपर लेके और आपको फॉर्म भी वापस दे देंगे, आपको आपका पासपोर्ट भी वापस दे देंगे। फिर आप ये चीज़ें लेके अपना फॉर्म लेके फिर आप उसका जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो उसके नीचे है या उसके बराबर में है, जहाँ पे भी है, फिर आप वहाँ जहाँ पे फ़ीस जमा होनी है आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ काउंटर पे टोकन लेके आप उसको वो जो ऊपर से आपको दूसरे टैक्स वाला पेपर मिला हुआ है आपको ऑफिस से, वो पेपर देंगे, अपना फॉर्म देंगे जिसके ऊपर फ़ीस लिखी हुई है, जो 7 पेपर्स का आपने फॉर्म प्रिंट किया वो सारा आप देंगे। तो वो आपको फ़ीस लेके पैसे लेके साथ आपसे, तो आपको पैसों की रसीद दे देंगे। वो रसीद आपने फिर गोच इदारे में इमिग्रेशन ऑफिस में अपने पेपर्स के साथ सबमिट करवानी है। उसके बाद आपने ये सारे पेपर्स रेडी करके, जिसमें आपकी वो पेमेंट जमा करवाने की स्लिप होगी, आपने जो नोटरी से रेंट एग्रीमेंट टेस्ट करवाया होगा वो होगा, आपका जो पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करवाई होगी वो शामिल है, आपकी फ़ोटोज़ होंगी, आपका पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपीज़ होंगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो आपने रेडी किए हैं ये कंप्लीट करके आप फिर जिस टाइम की आपको अपॉइंटमेंट आपने ली हुई है आप उस टाइम पे गोच इदारे जाएंगे। जिस दिन की जिस टाइम की अपॉइंटमेंट है आप उस टाइम पे गोच इदारे जाएंगे, इमिग्रेशन ऑफिस जो है वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके जहाँ से आप स्टार्ट में सबसे पहले वो डिटेल लेके आए थे कि हमने कौन से पेपर जमा करवाने हैं, जो आपने उन्हें कहा था और उन्होंने आपको एक पेज की शक्ल में दे दी थी। तो वहाँ आप जाएंगे और ये सारे पेपर ऐसे रेडी करके आप उनको पकड़ा देंगे। वो आपको टोकन दे के आपका कंप्यूटर में सारा डाटा एंटर कर लेंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपने फॉर्म फिल करते हुए कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर भी दी है तो वो सही कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई नाम आपने आगे पीछे कर दिया तो वो उसको सही कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। या आपको अगर कोई लग रहा है कि आपने एड्रेस में कोई मिस्टेक कर दी है तो आप उनको बता दें, वो सही कर लेंगे सारा कुछ। उनके पास सिस्टम में दोबारा डाटा आपका पहुँच जाएगा और ये जो फॉर्म आप दे रहे हैं जो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने अपने सिस्टम में ही आपका सारा डाटा रखना है, वो कोई इशू नहीं है। तो इसलिए घबराना नहीं है किसी बात पे, कोई इतना बड़ा मसले वाला काम नहीं है। सब स्टेप्स इजी हैं और स्लो स्लो करें, मेरी वीडियोस को साथ देखते जाएंगे तो आपको सब आसानी से खुद ही हो जाएगा। वहाँ आप ये पेपर सबमिट करवा देंगे और उसके बाद वो आपको एक पेज दे देंगे, एक रसीद दे देंगे बस, और आपको कहेंगे आप अब चले जाएं। फिर उसके बाद आपका कोई काम नहीं है किसी ऑफिस से। आपको जो एड्रेस आपने दिया है, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ का आपने एड्रेस दिया है, उस एड्रेस पे आपको
आपका कार्ड रेडी हो के घर आ जाएगा। अब वो कितनी देर में घर आएगा ये डिपेंड करता है। ये बड़े सिटीज़ में, कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पर जो है टाइम ज़्यादा लगता है, वहाँ पर 2 महीने भी लग जाते हैं कार्ड आते हुए। कुछ सिटीज़ में, हमारे एरिया में कार्ड जो है वो हफ्ते 10 दिन में पहुँच भी जाता है घर। तो खैर एनीवेज़, वो जब भी आपका, वो एरिया के पर डिपेंड करता है, वो आपका कार्ड रेडी होके आ जाएगा। जब कार्ड आपका वो डिस्पैच करके निकालेंगे, जब आपका कार्ड रेडी हो जाएगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका कार्ड रेडी हो गया आपको डिलीवरी के लिए, और वो उसको पोस्ट ऑफिस को दे देंगे आपका कार्ड। पोस्ट ऑफिस को कहते हैं पीटीटी। लिखने में पीटीटी होता है और बोलने में पे टे टे होता है। ठीक है ना। अगर आपने किसी टैक्सी वाले को बोलना है और पोस्ट ऑफिस जाना तो आपने बोलना है पे टे टे, और आप देखेंगे तो लिखने में वो इंग्लिश के पीटीटी लिखा होगा। तो आपको जब मैसेज आ जाए कि आपका कार्ड पेटेटे को डिलीवर हो गया है, तो उसके बाद 2 दिन में आपको कार्ड आपकी एड्रेस पे घर मिल जाएगा। और अगर 2 दिन तक आपको कार्ड घर पे ना आए तो आप पेटेटे, जो आपके घर के करीब का पेटेटे, आप वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो मैसेज दिखा के उस पर आपको एक बार कोड नंबर आएगा कि ये मुझे मैसेज आया है लेकिन मुझे कार्ड अभी तक नहीं है। वो बता देंगे कि कार्ड कब तक आ जाएगा, या रास्ते में, या उनके पास ही पड़ा होगा, हो सकता है वो दे देंगे आपको। जी फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता चलूँ। मैंने स्टार्ट में बतानी थी लेकिन सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। जब आपने आके अपनी अकोमोडेशन का अरेंज करना है तो साथ आपने यहाँ की लोकल सिम भी लेनी है, लोकल नंबर भी यहाँ का लेना है तुर्की का। तो जब आप अपना डाटा फिल करेंगे तो आप उसमें तुर्की का लोकल नंबर एंटर करेंगे, तो फिर आपको जब ये कार्ड आना होगा तो आपको उस लोकल नंबर पे मैसेज आएगा। इसलिए लोकल नंबर आपके पास होना लाजमी है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये वीडियो एंड होती है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके आपको हर तरह से डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ताकि एक आम सा इंसान भी मेरी वीडियो को देख के पूरी डिटेल से अपना ये काम अच्छी तरह मुकम्मल कर सके और बगैर किसी हेल्प के वो ये काम कर सके फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना व्यूज़ ज़्यादा, जितने मेंबर्स ज़्यादा होंगे, उतनी मैं आपको इंशाल्लाह आगे ऐसे ही अच्छी वीडियोस इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, लाइक करें। और फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं कमिंग आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, आपको जो तुर्की में हमें नई फैमिली आती हैं, जिस किस्म की ज़रूरत होती है, वो यहाँ रहने के बारे में जो मुश्किलात होती हैं, हर तरह की, तुर्की में रहन सहन कैसा है, आपको यहाँ की हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तुर्की के लोगों का खाना पीना कैसा है, इवन की बहुत इंटरटेनिंग वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह। बस आप मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।